नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक बहुत ही गहरे टकराव की बात कर रहे हैं। टकराव किस तरह का? एक तरफ है एक नया शादीशुदा जोड़ा जो अपनी जिंदगी अपने तरीके से बनाना चाहता है, और दूसरी तरफ है एक बेटे की अपने बूढ़े होते माँ बाप के प्रति जिम्मेदारियां। हाँ, ये तो लगभग हर घर की कहानी है। एक बहुत ही नाजुक संतुलन, बिल्कुल। और इसी टकराव के बीच में है भारत का सुप्रीम कोर्ट, जिसका एक ऐतिहासिक फैसला शायद इसी कश्मकश पर एक लक्ष्मण रेखा खींचने की कोशिश करता है। आज हम इसी फैसले की परतों को खोलने वाले हैं। बिल्कुल। हमारी आज की पूरी बातचीत प्रयागराज हाईकोर्ट के अधिवक्ता श्री मनीष शुक्ला जी और सहायक अधिवक्ता श्री अविनाश साहू जी के दिए गए विश्लेषण और रिसर्च पर आधारित है। और हमारा मकसद सिर्फ ये नहीं है कि फैसला क्या था, बल्कि हम ये समझना चाहते हैं कि इसके पीछे की सोच क्या है और इसका हमारी जिंदगियों का क्या असर पड़ सकता है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। हाँ, तो आज का हमारा सबसे बड़ा सवाल यही है, अगर कोई पत्नी अपने पति पर उसके माँ बाप से अलग रहने का दबाव डालती है, तो क्या ये दबाव क्या ये इतना गंभीर हो सकता है कि उसे तलाक का आधार माना जाए? ये सवाल ही अपने आप में बहुत कुछ कहता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इसका क्या जवाब दिया? क्या ये वाकई तलाक के लिए एक मजबूत वजह हो सकती है? कोर्ट का जवाब बिल्कुल साफ और सीधा था, हाँ। अच्छा। हाँ, जस्टिस अनिल आर दवे और जस्टिस एल नागेश्वर राव की बेंच ने कहा कि अगर कोई पत्नी लगातार अपने पति को उसके माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करती है, तो इसे कानून की नज़र में क्रूरता यानी क्रूएल्टी माना जाएगा। क्रूरता? हाँ, और ये तलाक का एक पक्का आधार बन सकता है। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आमतौर पर जब हम क्रूरता शब्द सुनते हैं तो दिमाग में मारपीट या शारीरिक हिंसा की तस्वीर आती है। बिल्कुल। कोर्ट ने एक पारिवारिक अनबन को इस तरह की क्रूरता कैसे मान लिया? इसके पीछे उनका कानूनी तर्क क्या था? यहीं पर यह केस बहुत दिलचस्प हो जाता है। देखिए, कोर्ट ने इस मामले को हिंदू कानून के एक बहुत ही गहरे और पुराने सिद्धांत से जोड़ा। हिंदू कानून से? हाँ, जिसे पायस ऑब्लिगेशंस या पवित्र दायित्व कहते हैं। पवित्र दायित्व, ये सुनने में बहुत भारी शब्द लगता है। आज के जमाने में इसका क्या मतलब है? कोर्ट का कहना था कि हिंदू परंपरा और कानून के हिसाब से एक बेटे का अपने माता पिता के प्रति, खासकर जब वे बूढ़े हो जाएं, एक पवित्र कर्तव्य होता है। तो क्या कोर्ट ये कह रहा है कि ये सिर्फ एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक कानूनी जिम्मेदारी भी है? बिल्कुल यही। कोर्ट ने इस लाइन को बहुत साफ कर दिया। उन्होंने कहा कि माता पिता ने बेटे को जन्म दिया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया। हाँ, ये तो है। अब जब वो बूढ़े हो गए हैं और शायद उनकी कमाई भी नहीं रही, तो उनकी देखभाल करना बेटे की नैतिक और कानूनी दोनों तरह की जिम्मेदारी है। और कोई भी पत्नी अपने पति को इस जिम्मेदारी को निभाने से रोक नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ कि शादी के बाद एक महिला सिर्फ अपने पति से नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार से जुड़ती है। मुझे कोर्ट की एक और बात याद आ रही है जो इसी से जुड़ी थी। क्या? कि शादी के बाद पत्नी पति के परिवार का हिस्सा बन जाती है, उसे तोड़ने वाली ताकत नहीं। सही पकड़ा आपने। कोर्ट ने इस बात पर भी गौर किया कि अक्सर ये दबाव इसलिए बनाया जाता है ताकि पति की आमदनी पर सिर्फ पत्नी का हक हो और वो सास ससुर पर खर्च ना हो। अच्छा। अदालत ने साफ कहा कि ये सोच अपने आप में गलत है और परिवार से अलग होने का कोई जायज कारण नहीं हो सकती। इसीलिए इस तरह के दबाव को शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक क्रूरता माना गया। मानसिक क्रूरता, मुझे लगता है यही इस पूरे फैसले का सार है। ये उन घावों को भी पहचान रहा है जो दिखते नहीं है। बिल्कुल। लेकिन मुझे इस फैसले में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली लगी वो इसका कानूनी पक्ष नहीं बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष था। कोर्ट ने इसे पश्चिमी सोच से जोड़ा है ना? हाँ, और ये इस फैसले का सबसे चर्चित और शायद सबसे विवादित हिस्सा भी है। ऐसा क्यों? कोर्ट ने अपनी टिप्पणी में कहा कि शादी के बाद पति का अपने माँ बाप से अलग रहना, ये सोच भारतीय संस्कृति, सभ्यता और मूल्यों के खिलाफ है। इसे एक पश्चिमी विचार कहा गया। अरे, ये तो बहुत बड़ी बात कह दी कोर्ट ने। क्या वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये सिर्फ दो लोगों के बीच का झगड़ा नहीं है बल्कि ये भारतीय परिवार व्यवस्था के मूल विचार पे एक तरह का हमला है? एक तरह से हाँ। कोर्ट इस मामले को सिर्फ एक परिवार के नजरिए से नहीं देख रहा था। तो फिर वो इसे समाज के बड़े ताने बाने के संदर्भ में देख रहा था। और उनका तर्क और भी मजबूत तब हो गया जब उन्होंने इस बात पर गौर किया कि बेटा परिवार में एकमात्र कमाने वाला सदस्य हो। हाँ, ये सोल अर्निंग मेंबर वाली बात बहुत जरूरी है। इससे मामला और गंभीर कैसे हो जाता है? देखिए,
अगर बेटा घर में अकेला कमाने वाला है तो उसके माता पिता आर्थिक रूप से पूरी तरह उस पर निर्भर है। सही बात है, उनके पास और कोई सहारा नहीं है। ऐसी स्थिति में अगर पत्नी उसे माता पिता को छोड़ने के लिए मजबूर करती है तो यह उन्हें सचमुच बेसहारा छोड़ देने जैसा है। ये सिर्फ एक भावनात्मक चोट नहीं है, ये उनकी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाने जैसा है। इसलिए कोर्ट ने इसे गंभीर क्रूरता माना। चलिए एक पल के लिए सोचते हैं। मान लीजिए स्थिति थोड़ी अलग है। जैसे अगर बेटा अकेला कमाने वाला नहीं है, या मान लीजिए पत्नी भी काम करती है और शायद पति से ज्यादा कमाती है, क्या तब भी पति का अपने माँ बाप के साथ रहना उतना ही जरूरी माना जाएगा? क्या तब भी अलग होने की बात करना क्रूरता होगी? ये एक बहुत ही अच्छा सवाल है और ये इस फैसले की सीमाओं को दिखाता है। इस खास केस में कोर्ट का फोकस निर्भर माता पिता पर था। अच्छा, निर्भरता पर। हाँ, अगर माता पिता आर्थिक रूप से स्वतंत्र है या बहू भी कमा रही है और परिवार की आर्थिक स्थिति मजबूत है तो शायद अदालत का नजरिया अलग हो सकता है। कानून हर केस को उसकी परिस्थितियों के हिसाब से देखता है। लेकिन सिद्धांत वही रहेगा, एक तरह का भावनात्मक ब्लैकमेल है। बिल्कुल। इससे मुझे श्री अविनाश साहू के विश्लेषण की एक और बात याद आती है। मानसिक क्रूरता का दायरा सिर्फ यही तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। मानसिक क्रूरता एक बहुत बड़ा दायरा है और ये समझना बहुत जरूरी है कि इसमें और क्या-क्या आता है। जैसे बार बार आत्महत्या करने की धमकी देना। हाँ, ये तो बहुत आमतौर पर सुनने में आता है। लोग गुस्से में या अपनी बात मनवाने के लिए ऐसी धमकियां देते हैं। क्या कानून इसे भी इतनी गंभीरता से लेता है? बहुत गंभीरता से। सोचकर देखिए, जो इंसान ऐसी धमकी के साथ जी रहा है वो किस मानसिक दबाव में होगा। हर पल एक डर, अपराध बोध और तनाव में रखा जाता है। ये रिश्ते में ताकत का एक बहुत ही गलत इस्तेमाल है। कानून इसे एक भावनात्मक हथियार मानता है और इसलिए ये मानसिक क्रूरता के तहत आता है। मतलब ये भी दूसरे को कंट्रोल करने का एक तरीका है। ठीक उसी तरह जैसे परिवार से अलग होने का दबाव बनाया जाता है। और शायद इस लिस्ट में एक और चीज आती है, झूठे और गंभीर आरोप लगाना। हाँ, और ये शायद सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली चीजों में से एक है। किसी पर बेवफाई का झूठा आरोप लगाना, उसके चरित्र पर सवाल उठाना, या किसी ऐसे अपराध का आरोप लगाना जो उसने किया ही नहीं। बिल्कुल। ये सिर्फ मानसिक पीड़ा नहीं है, ये उस इंसान की इज्जत और पहचान पर हमला है। ये तो शादी की नींव, मतलब भरोसे को ही पूरी तरह से खत्म कर देता है। बिल्कुल। तो अगर हम इन तीनों चीजों को एक साथ देखें, माता पिता से अलग होने का दबाव, आत्महत्या की धमकी और झूठे आरोप, तो इनमें एक बात कॉमन है। क्या? ये तीनों ही शारीरिक हिंसा नहीं है, लेकिन ये किसी इंसान को अंदर से तोड़ सकती हैं। ये रिश्ते को एक जेल बना देती है। तो ये पैटर्न अब बिल्कुल साफ है। अदालतें अब क्रूरता को सिर्फ दिखने वाले जख्मों तक सीमित नहीं रख रही हैं। नहीं, वो मान रही हैं कि भावनात्मक और मानसिक प्रताड़ना भी उतनी ही या शायद उससे भी ज्यादा दर्दनाक हो सकती है। सही कहा। कानून अब ये समझ रहा है कि एक शादी में मानसिक सुकून और इज्जत उतनी ही जरूरी है जितनी शारीरिक सुरक्षा, और ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। ये दिखाता है कि कानून समाज के साथ साथ विकसित हो रहा है और रिश्तों की गहरी समझ को अपना रहा है। तो चलिए आज की इस लंबी और गहरी बातचीत को समेटते हैं। अगर हमें आज की चर्चा के मुख्य टेकअवेज निकालने हो तो वो क्या होंगे? मेरे हिसाब से सबसे पहली और सबसे अहम बात यह है कि पति को उसके निर्भर माता पिता से अलग रहने के लिए मजबूर करना अब सिर्फ एक पारिवारिक झगड़ा नहीं है। तो क्या है? ये हिंदू कानून के तहत तलाक का एक मजबूत आधार है जिसे मानसिक क्रूरता माना गया है। ठीक है। दूसरा, इसके पीछे का तर्क है बेटे का अपने माता पिता के प्रति पवित्र दायित्व। कोर्ट ने इसे एक नैतिक जिम्मेदारी से ऊपर उठाकर एक कानूनी जिम्मेदारी का दर्जा दिया है जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता। और तीसरी बात, कोर्ट ने इस मुद्दे को भारतीय सामाजिक और सांस्कृतिक मूल्यों से जोड़ा है। उनका मानना है कि परिवार को साथ लेकर चलना हमारी संस्कृति का हिस्सा है, खासकर तब जब बेटा घर का अकेला सहारा हो। और आखिर में हमने ये भी समझा कि मानसिक क्रूरता की परिभाषा अब कितनी व्यापक हो गई है। हाँ बिल्कुल। इसमें सिर्फ परिवार से अलग होने का दबाव ही नहीं, बल्कि आत्महत्या की धमकी देना या किसी के चरित्र पर झूठे और गंभीर आरोप लगाना भी शामिल है। ये सभी रिश्ते को अंदर से खोखला कर देते हैं। ये सब मिलकर ही एक ही तस्वीर बनाते हैं,
कानून अक्ष शादी में भावनात्मक स्वास्थ्य और मानसिक शांति को बहुत ज्यादा अहमियत दे रहा है। ये फैसला अपने आप में तो बहुत कुछ साफ करता है, लेकिन जाते जाते ये हमारे लिए कुछ बहुत गहरे सवाल भी छोड़ जाता है। और वही आज का हमारा अंतिम विचार है। क्या? ये फैसला व्यक्तिगत आजादी और पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच एक बहुत पतली सी लाइन खींचता है। तो सोचने वाली बात यह है कि आज के बदलते हुए भारत में, जहां जॉइंट फैमिली की जगह न्यूक्लियर फैमिली ले रहे हैं, जहां औरतें आर्थिक रूप से आजाद हो रही हैं और अपने फैसले खुद ले रही हैं, ऐसे में भविष्य में अदालतें पर्सनल चॉइस और पारंपरिक पारिवारिक जिम्मेदारियों के बीच इस संतुलन को कैसे साधेंगी? एक ऐसा सवाल है जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। ये एक ऐसी बहस है जो आने वाले कई सालों तक हमारे समाज और हमारे कोर्ट रूम्स में चलती रहेगी। इसी सवाल के साथ हम आज की ये चर्चा समाप्त करते हैं।